हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी. टुडे इज लास्ट लेक्चर ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इलस्ट्रेशन 6 इज रिमेनिंग. वो इलस्ट्रेशन हम करते हैं एंड देन वी विल डू समरी ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कॉमन है. तो इस तरीके से दोनों चैप्टर्स का एक बार रिविजन हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 6. From the following इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यहाँ पे फिर से दूसरा पैटर्न है. हमने रेसिप्ट एंड पेमेंट से बनाना सीखा. क्या सीखा बनाना? इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. नाउ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दिया एंड वी हैव टू प्रिपेयर रेसिप्ट एंड पेमेंट. रिवर्स है पूरा. उसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर दिया होता था जिससे हम ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड रेसिप्ट एंड पेमेंट बनाते थे. नाउ from income expenditure and balance sheet both we have to prepare receipt and payment account. सबसे पहले हमारा रूल है, हम सबसे पहले करते हैं वर्किंग नोट. तो we will start with working note. एक बार ओवरलुक करेंगे P&L एंड बैलेंस शीट को एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या? अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरी, डेप्रिशिएशन. फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन है, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट. देन रेंट, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, लेक्चर से कुछ रिसीव हुआ, एंट्रेंस फीस रिसीव हुए, मिसलेनियस इनकम एंड डेफिसिट नॉट सरप्लस. देन देखिए बैलेंस शीट में क्या है? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस. एडवांस में सब्सक्रिप्शन है. देन प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये रेसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा. देन प्राइस पेमेंट हुआ है, दैट विल बी इन पेमेंट साइड. देन ओपनिंग बैलेंस और डेफिसिट, इनसे कोई भी आइटम नहीं जाना है. देन एंट्रेंस फी. एंट्रेंस फी यहाँ पे ऐड हो रही है, मतलब दिस इज ऑल्सो रिसीव्ड एंड कैपिटलाइज. देखिए एंट्रेंस फी अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मतलब 1300 का एंट्रेंस फी क्या हो गया है? कैपिटलाइज. एंट्रेंस फी का कुछ अमाउंट कैपिटलाइज्ड और कुछ अमाउंट लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर में. इनकम एक्सपेंडिचर में 1300 एंड एंट्रेंस फी कैपिटल फंड में ऐड किया 1300. बैलेंस शीट में लिखा है 1300 लायबिलिटी साइड में. इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ जो 1300 इनकम दिख रही है वही है. नो, टोटल होगा 2600, जिसमें से हमने 1300 को क्या माना? रेवेन्यू. एंड बचे हुए 1300 को माना कैपिटल रेसिप्ट. और रेवेन्यू रेसिप्ट को एज एन इनकम शो किया और जो कैपिटल रेसिप्ट थे उसे कहाँ किया? बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर दिया. तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फी. नेक्स्ट फर्नीचर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है रेसिप्ट एंड पेमेंट के लिए. देन ग्राउंड एंड बिल्डिंग, प्राइस फंड, इन्वेस्टमेंट, अनलेस अदरवाइज कुछ बताए कि इनमें कुछ एडिशनल परचेज या सेल हुआ है, रेसिप्ट एंड पेमेंट में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा. कैश इन हैंड, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. अब सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं. फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड इन द अबव अकाउंट्स. अपकीप ऑफ ग्राउंड, पहला क्या है? अपकीप ऑफ ग्राउंड में 600 रिलेटिंग टू 14-15 वर पेड इन 15-16. मतलब 15 का पे किया है 16 में, तो दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेमेंट, लेकिन एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होगा. तो अपकीप ऑफ ग्राउंड का एक्सपेंसेस कितना लिखा है? 10,000. 10,000 तो पे किया है, प्लस इसमें ऐड करेंगे कौन सा? पेड फॉर 2015. कितना अमाउंट पे किया? 600. तो टोटल पेमेंट कितना हो गया फॉर अपकीप ऑफ ग्राउंड? टोटल पेमेंट इज 10,600. 10,000 फॉर करंट ईयर एंड 600 फॉर प्रीवियस ईयर. सेकेंड, प्रिंटिंग. इन द सेम वे प्रिंटिंग का भी एडजस्टमेंट है. क्या? 1000 प्लस पेड फॉर 2015 240. तो टोटल पेमेंट हो गया 1240. टोटल पेमेंट 1000 इस ईयर के लिए पे किया एंड 15 के लिए पे किया 240. तो टोटल पेमेंट इज 1240. नाउ देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2. 1/2 ऑफ एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड. कितनी है टोटल एंट्रेंस फी? 2600. क्यों? क्योंकि बोल रहे 1/2 ऑफ एंट्रेंस फी कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड. इनकम में लिखा 1300 एंड
हाफ कहाँ कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया कैपिटल फंड में, मतलब 1300 इज हाफ, अनदर हाफ इज 1300 ट्रांसफर टू कैपिटल. तो टोटल एंट्रेंस फी इज इक्वल टू इनकम वाली प्लस कैपिटल फंड वाली 1300 प्लस 1300, तो टोटल एंट्रेंस फी कितनी रिसीव हुई 2600. थर्ड एंड फोर्थ नंबर देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 14-15 की एंड 15-16 की. सो नाउ वी विल डू प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि जब चारों आइटम दिए हुए हैं तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, हमें पता है कैश किस साइड आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज इनकम, सो सब्सक्रिप्शन की क्रेडिट साइड में आता है, कैश अकाउंट अभी हमें पता नहीं है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना है हमें पता है 17,320, 17,320 इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें पता है, हम ये लिख देंगे. उसके अलावा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट का लिखाता है, असेट मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ 15 and advance of 15 is liability, so credit side advance of 15. now यहाँ पे बैलेंस कैरीड डाउन एंड बैलेंस कैरीड डाउन, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग ऑफ 15 है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ 16 एंड एडवांस ऑफ 16 आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट साइड में एंड क्लोजिंग असेट क्रेडिट साइड में जस्ट अपोजिट हो जाता है. कभी आपको ध्यान ना भी आए तो ओपनिंग में देखिए डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग लिखा है तो क्लोजिंग में क्रेडिट साइड में जाएगा, और ओपनिंग में क्रेडिट साइड में एडवांस लिखा है तो क्लोजिंग में क्रेडिट साइड में एडवांस जाएगा. नाउ इसी के अकॉर्डिंग फिल कर देते हैं. सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 800 एंड 15-16 का आउटस्टैंडिंग है 700. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वाज 14-15 का एडवांस, मतलब लास्ट ईयर की लायबिलिटी है 200 एंड करंट ईयर की लायबिलिटी है 100. नाउ वी विल कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर. तो बैलेंसिंग फिगर से पता चलता है कैश अकाउंट का बैलेंस होगा 17,320, मतलब जो इनकम में है वही रेसिप्ट में भी है, बोथ आर सेम, लेकिन ये एडजस्टमेंट के बाद पता चला, उसके पहले पता नहीं था, वही नहीं लिख सकते थे. दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर का जितना है रेसिप्ट का भी उतना ही है, बिकॉज 100 का डिफरेंस है जो बैलेंस हो जा रहे हैं और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. तो हम अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016. ओपनिंग कैश हमें पता नहीं चली है, मतलब जो कुछ भी बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैश. हमें क्लोजिंग कैश पता है कितनी है, कैश इन हैंड इज गिवन, कैश इन हैंड इज 2300. सो यहाँ पे हम रेसिप्ट साइड में लिखेंगे, दिस साइड विल बी पेमेंट साइड, रेसिप्ट अमाउंट पेमेंट एंड अमाउंट. पेमेंट साइड में आता है क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो बैलेंस कैरी डाउन 2300. अब एक एक करके हम रेसिप्ट्स लिखते जाते हैं एंड देन वी विल राइट पेमेंट. इनकम साइड वाला अमाउंट रेसिप्ट में लिखाएगा, तो सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन 17,320, सेल ऑफ न्यूज़पेपर सेम 260, लेक्चर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 1500. देन एंट्रेंस फी हमें पता है उसमें एडजस्टमेंट है और एंट्रेंस फी हमें रिसीव कितनी हुई है 2600. देन मिसलेनियस इनकम ऑल्सो रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम इज 400. उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था ओपनिंग बैलेंस है और उसमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा है बट रेसिप्ट में तो लिखा है, ऑल्दो इनकम में नहीं लिखा गया है बट दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ रेसिप्ट्स. नाउ डेफिसिट तो रेसिप्ट पेमेंट में आता नहीं, सो रेसिप्ट साइड के आइटम कंप्लीट हो गए. नाउ वी विल कम टू पेमेंट साइड. सबसे पहले अपकीप ऑफ ग्राउंड एज पर एडजस्टमेंट 10,600.
वर्किंग नोट 1, देन प्रिंटिंग का क्या था हमारा वर्किंग नोट 2, 1240. सैलरी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट विल बी एज इट इज. देन डेप्रिसिएशन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेसिप्टेंट पेमेंट. देन रेंट पेमेंट अमाउंट इज 600. उसके अलावा देखिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्राइस रिड्यूस हुआ है मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्राइस ऐड होता मतलब प्राइस रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइस माइनस हुआ है 2000 मतलब इट हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब हमने पेमेंट किया है ऑफ 2000. नाउ वी विल सी कि और कोई आइटम रिमेनिंग है क्या. इनकम एक्सपेंडिचर से हमने सभी आइटम्स लिख लिए हैं. एंड देन बैलेंस शीट में कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने कर लिया. प्राइस फंड में जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो लिख दिया. एंड जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे हमने पेमेंट साइड में लिख दिया है. नाउ इट्स टाइम कि हम अपना बैलेंस करें. एंड जो भी अमाउंट बैलेंस के बाद होगा दैट विल बी आवर ओपनिंग कैश. सो सबसे पहले हम पेमेंट साइड का टोटल करते हैं. पेमेंट साइड का टोटल है 27,740. इसमें से माइनस करते हैं रेसिप्ट साइड के आइटम. 17,320 माइनस 260 माइनस 1,500 माइनस 2,600 400 एंड 1,000. सो बैलेंसिंग फिगर इज 4660. दिस इज बैलेंसिंग फिगर एंड यही ओपनिंग कैश होगी. तो नाउ वी विल राइट डाउन टोटल हियर ऑल्सो 27,740. इसके अलावा कोई भी यहाँ पे अजम्पशन नहीं है. अगर कोई अजम्पशन होता तो यहाँ पे नोट्स या फिर अजम्पशन डाल के जो भी आपको कंफ्यूजन लगते हैं उसके अकॉर्डिंग अजम्पशन लिखेंगे. आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को कुछ भी मान के अजम्पशन नहीं लिख सकते. जो कोई कंफ्यूजन है, रियल कंफ्यूजन है, जहाँ दो पॉसिबिलिटी है कुछ भी होने की, उसे आप अजम्पशन मान के लिख सकते हैं. कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसे अजम्पशन मान के नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, ये रेसिप्ट एंड पेमेंट हो गया. आप देखिए यहाँ पे ऊपर में कभी भी एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो वर्किंग नोट ऊपर में लिखिए, उसके बाद यहाँ पे मेन सॉल्यूशन कीजिए. कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके मार्क्स कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं कटेंगे. और यहाँ पे आप हमेशा वर्किंग नोट का रेफरेंस दीजिए कि कौन से वर्किंग नोट से ये आइटम हमने लाया है. तो चेक करने वाले के लिए वो और इजी होगा. जितने ईजियर वे में आप चेकर के लिए जितने ईजियर वे में अपनी कॉपी प्रेजेंट करते हैं उतनी अच्छी आपकी स्कोरिंग होगी. अगर आप टफ लैंग्वेज में टफ तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है चेकर को कुछ समझ में ही ना आए और आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएं. तो इट्स बेटर कि आप ईजियर लैंग्वेज में सिस्टमैटिक वे में अच्छे तरीके से लिखें. नाउ हमने रेसिप्ट एंड पेमेंट चैप्टर के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं. लास्ट में एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं और वो आपको खुद से करने हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये हमने अभी तक जो किए हैं उसी तरीके के ही एग्जाम्पल्स हैं. आप इनको सॉल्व कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए आपकी बैलेंस शीट टैली हो, आंसर सही आए. कोई डाउट आता है, सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड ये सब बहुत अच्छे से कीजिए. हर एक चैप्टर से एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए. मिनिमम जो आपको करना है हर एक चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन. उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तब आप रेफरेंस बुक को रेफर कीजिए, उससे सॉल्व कीजिए. बट मिनिमम आपको ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करनी ही है. नाउ आफ्टर डूइंग इलस्ट्रेशन हम एक बार सारे एडजस्टमेंट की समरी देखते हैं जो कि फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में है. कम टू पेज नंबर 7.50 of final accounts chapter unit 1. Here is summary of all the adjustment we have done in final accounts and that are equally good for non-for-profit organization chapter as well. Start करते हैं closing stock से. जैसा कि हमें पता है ट्रायल बैलेंस या रेसिप्ट एंड पेमेंट में जो आइटम दिया हुआ है वो कभी भी एक बार जाएगा या तो इनकम एक्सपेंडिचर एंड P&L में या फिर बैलेंस शीट में. जबकि एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट होंगे ड्यू टू डबल एंट्री, क्योंकि जो एडजस्टमेंट में आइटम्स हैं या ट्रांजेक्शन से वो अभी तक कहीं भी एंटर नहीं हुए हैं. टू गिव द डबल इफेक्ट्स ऑफ दैट ट्रांजेक्शन दो जगह कहीं भी हमें एंटर करना पड़ता है.
तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में वो आइटम दिया हुआ है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे समरी एडजस्टमेंट की आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक समराइज्ड मैनर में इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है मतलब परचेज से एडजस्ट हो चुका है। बैलेंस शीट में दिया है इसका क्या मीनिंग है, ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेज, सो वी हैव टू शो इन असेट साइड इन बैलेंस शीट, और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम परचेज, जस्ट बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है तो दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स के नीचे, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब एक्सपेंस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, वो एक्सपेंस में अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, एक्सपेंसेस का जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया है वो डायरेक्टली हम P&L में लिख देंगे बिना कुछ भी प्लस या माइनस किए। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो हमेशा उसका क्रेडिट बैलेंस हो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अवर लायबिलिटी, वो क्रेडिट साइड में शो हो रहा होगा तो सीधे वो उठा के हमें बैलेंस शीट में लिख देना है लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, तो पहले तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ऐड करेंगे कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है नॉट येट पेड, तो जो भी एक्सपेंसेस है उसमें ऐड करके शो करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने कोई एक्सपेंस पहले से एडवांस में पे कर दिया है तो हमें नेक्स्ट ईयर पे नहीं करना पड़ेगा, दैट इज अवर असेट, तो वो डेबिट साइड में शो होगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में दैट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड, और इसलिए हम डायरेक्टली असेट में लिखेंगे अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो हम सीधे उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे असेट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस में जुड़ के शो, वो एक्सपेंसेस से एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी और एडजस्ट नहीं करना है, सीधे असेट साइड में बैलेंस शीट में शो करना है। बट अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है तो हम दो ट्रीटमेंट करेंगे। पहला P&L में डेबिट साइड में डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस, एंड दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करेंगे। फर्स्ट क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। इन द सेम मैनर अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है मतलब वी हैव नॉट येट रिसीव्ड द इनकम, अगर इनकम हमें नहीं रिसीव हुई है वो आउटस्टैंडिंग है तो दैट इज अवर असेट, और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में लिखेंगे असेट साइड में। मगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है तो दो इफेक्ट, पहले इफेक्ट कहाँ ऐड करेंगे कंसर्न्ड इनकम में P&L में, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड। इन द सेम मैनर इनकम एडवांस में मिल गई तो दैट इज अवर लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी को बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। इफ नॉट गिवन तो फिर से टू इफेक्ट, पहला तो इनकम से रिड्यूस करेंगे क्योंकि वो एडवांस इनकम है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है तो इस ईयर की इनकम से रिड्यूस करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट बेड डेब्ट्स। अगर बेड डेब्ट्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में मतलब वो डेटर से माइनस होके शो कर रहा है और दिस इज अवर एक्सपेंस, सो P&L में लिखेंगे। अगर बेड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है मतलब डेटर से माइनस हो चुका है। बेड डेब्ट का भी और डेप्रिशिएशन का भी सेम, अगर ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में शो हो रहा है मतलब वो डेटर से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, और इसलिए अब उसे सिर्फ P&L में लिखेंगे एज एन एक्सपेंस इन डेबिट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया, एडजस्टमेंट में दिया है तो हम दो जगह ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट वन P&L में लिखेंगे डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस, एंड सेकेंड डेटर से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स एंड P&L में डेबिट साइड में। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेब्ट्स। अगर वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में वो देंगे कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में देंगे, मतलब वो हमें एक्सपेंस में नोट करना है, P&L में एक्सपेंस में डेबिट साइड में नोट करना है, डेटर से एडजस्ट हो चुका है। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, पहला तो P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे और दूसरा बैलेंस शीट में डिडक्ट करेंगे डेटर्स में से,
आफ्टर एडिशनल बैड डेप्ट, पहले बैड डेप्ट माइनस करेंगे, देन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट माइनस करेंगे डेटर से, और P&L में डेबिट साइड में दो ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट? पहला डेटर से माइनस और दूसरा P&L में डेबिट साइड। नेक्स्ट है 8 नंबर पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए यहाँ पे दो हो सकता है, या तो वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड होगा या ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड होगा। अगर कोई भी प्रोविजंस, इवन 7 नंबर के लिए भी ये इसी तरीके से होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड जाएंगे, और ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड है तो वो डेटर से डिडक्ट होंगे। सो दिस ट्रीटमेंट इज ट्रू। 7 नंबर का ट्रीटमेंट ट्रू कब होगा? जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे है मतलब वो एक्सपेंस में शो नहीं होगा, बल्कि बैलेंस शीट में असेट साइड में डिडक्ट होगा डेटर्स से। सो प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो, अगर वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखा हुआ है मतलब P&L में एक्सपेंस साइड जाएंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है मतलब वो बैलेंस शीट में प्रोविजन डेटर्स से माइनस होगा। ये दोनों प्रोविजंस के लिए ट्रू होता है। इफ बैलेंस इन डेबिट साइड मतलब वो डेटर से डिडक्ट हो चुका है, एंड P&L में एक्सपेंस साइड में लिखना है। इन द सेम मैनर अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड है मतलब P&L में जो भी एडजस्टमेंट होने थे हो चुके हैं, एंड दिस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम डेटर्स। और अगर ये दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, ट्रायल बैलेंस में ना देकर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो सिंपल है, ट्रायल P&L में डेबिट साइड में एक्सपेंस साइड में भी जाएंगे, और डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी शो होंगे। तो क्या सीक्वेंस होता है? डेटर्स से सबसे पहले लेस होगा बैड डेब्ट, फिर जो भी बैलेंस बचता है उसमें से लेस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, एंड देन जो भी अमाउंट बचता है उससे लेस होगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए प्रोविजन। दिस इज द सीक्वेंस। सबसे पहले बैड डेब्ट माइनस होगा, देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, एंड देन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इस तरीके से आप समझ गए कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, क्रेडिट बैलेंस है तब क्या ट्रीटमेंट होगा। दिस इज ट्रू फॉर बोथ दिस प्रोविजंस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो कहाँ देगा? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में, और ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया हुआ मतलब P&L में एक्सपेंस में डेबिट साइड में शो होगा। ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट बैलेंस है मतलब P&L में एक्सपेंस साइड में शो होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस में ना देखिए एडजस्टमेंट में है तो दो एडजस्टमेंट हो गए, P&L में डेबिट साइड और डिडक्ट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव असेट। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया है मतलब असेट से ऑलरेडी माइनस हो चुका है और माइनस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस हमको शो करना पड़ेगा। एंड अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, एडजस्टमेंट में दिया है मतलब P&L में भी एज एन एक्सपेंस शो करना पड़ेगा और असेट से भी माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड डेबिट बैलेंस दिया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर एक्सपेंस। हमें ओनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर एक्सपेंस, और P&L में डेबिट साइड में शो करेंगे क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है मतलब कैपिटल में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, वो आइटम कैपिटल में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया हुआ है मतलब ऑलरेडी एडेड इन कैपिटल, कैपिटल में ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट P&L में डेबिट साइड में शो करेंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में तो हमें दो ट्रीटमेंट करनी पड़ेंगे, पहला तो P&L में एज एन एक्सपेंस डेबिट साइड में लिखेंगे, और दूसरा जो कैपिटल है उसमें ऐड करके दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लायबिलिटी साइड में ऐड टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम है और ओनर के लिए ये एक पेमेंट है, तो ये दिखेगा हमारी इनकम साइड में, क्रेडिट बैलेंस शो होगा इसका। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में शो होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में शो होगा, एंड P&L में क्रेडिट साइड में हम इसको शो करेंगे एज एन इनकम। बट अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो दो ट्रीटमेंट, पहला तो P&L में क्रेडिट साइड में शो करेंगे और दूसरा कैपिटल से माइनस करेंगे, लायबिलिटी साइड में डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया कैपिटल में, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर इनकम ऑफ बिजनेस and interest on drawing is interest on capital is expense of business and interest on drawing is income of business.
जो कि ओनर के लिए अपोजिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के लिए इनकमिंग है, उसके लिए रिसिप्ट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनर के लिए पेमेंट है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल से लेस करेंगे। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर इज अ लॉस, इसलिए ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखे रहेंगे, डेबिट बैलेंस में। सो P&L में डेबिट साइड में लिखना है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखा है मतलब परचेज से एडजस्ट किया जा चुका है। अब हमें केवल P&L में लिखना है डेबिट साइड में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स में है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड विद द फुल अमाउंट ऑफ लॉस, या फिर परचेज से रिड्यूस करके, परचेज से क्रेडिट साइड में फुल अमाउंट लिखिए या फिर जो भी फुल अमाउंट है वो परचेज से माइनस कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे एक्चुअल लॉस, मतलब सपोज 10,000 का बाय फायर लॉस हुआ है जिसमें से 4,000 का क्लेम मिल गया, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, केवल 6,000 का। तो 6,000 विल गो टू P&L और बाकी 4,000 क्लेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। इस तरीके से ये ट्रीटमेंट दो ही है, 6,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 10,000 और परचेज से पूरा 10,000 माइनस करेंगे एंड अब 10,000 पूरा माइनस कर दी क्योंकि वो पूरा गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, उसमें से 6,000 इज अवर लॉस, इसलिए P&L में 4,000 क्लेम मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, इसलिए वो असेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। ऑल्दो एंट्रीज आर 3, लेकिन फुल अमाउंट देखेंगे तो 10,000 डेबिट हो रहा है, 10,000 क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट इज गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये ड्रॉइंग के जैसा ही है। गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज ड्रॉइंग। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, मतलब वो कैपिटल से एडजस्ट हो चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट में या तो क्रेडिट साइड लिखिए या रिड्यूस फ्रॉम परचेज कर दीजिए, परचेज से उतना अमाउंट रिड्यूस कर दीजिए, केवल कैपिटल में एडजस्ट हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है मतलब वो कैपिटल से एडजस्ट हो चुका है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो या तो वो अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखिए बाय ड्रॉइंग या फिर परचेज से माइनस कर दीजिए। अगर एडजस्टमेंट में है तो क्या दो ट्रीटमेंट है, पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में या डिडक्ट फ्रॉम परचेज एंड दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल एज ड्रॉइंग। जैसे ड्रॉइंग माइनस करते हैं कैपिटल में, उसी तरीके से ये भी माइनस करना है। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, ये हमारा हो जाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है मतलब P&L में डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस शो करेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिख रहा है मतलब परचेज से माइनस करना है। इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, पहला तो परचेज से डिडक्ट करना है। एडजस्टमेंट में दो ट्रीटमेंट होते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में या तो क्रेडिट साइड में लिखिए या फिर डिडक्ट फ्रॉम द परचेज, और P&L में डेबिट साइड में। क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सैंपल इज अवर एक्सपेंसेस। इसकी जनरल एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेज, क्योंकि इससे हमारा परचेज रिड्यूस हो रहा है एंड देन बाद में P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब अगर डेबिट बैलेंस शो हो रहा है मतलब वो परचेज से एडजस्ट हो चुका है लेकिन P&L में डेबिट नहीं हुआ, इसलिए P&L में डेबिट साइड में शो करेंगे। एंड देन अगर ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो दो एडजस्टमेंट होगा, पहला तो रिड्यूस फ्रॉम द परचेज एंड सेकेंड शो एज एक्सपेंस इन P&L अकाउंट डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल नॉट येट रिसीव्ड, ये भी हम पहले ही कर चुके हैं। अगर ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया रहेगा इसलिए ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एंट्री यहाँ पे नहीं दी हुई है। एडजस्टमेंट में ही दिया रहेगा कि ये एंट्री ये गुड्स हमने अप्रूवल पे भेजा था और अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। ये ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लोजिंग डेट पे हमें पता चलेगा, क्लोजिंग डेट पे वी विल कम टू नो कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब क्लोजिंग डेट पे वी विल कम टू नो कि वेदर अप्रूव्ड और नॉट, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा तो कहाँ होगा, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में होगा तो क्या दो ट्रीटमेंट होगा, पहला तो क्रेडिट साइड में डिडक्ट फ्रॉम द सेल, क्योंकि हमने उसे एज अ सेल रिकॉर्ड कर लिया और अब जब पता चल गया
कि वो अप्रूव नहीं हुआ है तो सेल से माइनस कर देंगे. सेल द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड एड टू द स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस. और बैलेंस शीट में एसेट साइड में डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स द सेलिंग प्राइस ऑफ सच सेल्स एंड शो द कॉस्ट प्राइस ऑफ सच गुड्स अलॉन्ग विथ क्लोजिंग स्टॉक. तो इसका P&L में भी 2 ट्रीटमेंट हैं एंड बैलेंस शीट में भी 2 ट्रीटमेंट है. क्यों 2 ट्रीटमेंट है? क्योंकि हमें सेल रिवर्स करनी है. सो यहाँ पे P&L का ट्रीटमेंट देखिए, P&L का और बैलेंस शीट का. P&L में देखिए जो सेल है उसमें लेस करेंगे गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एट सेलिंग प्राइस. क्यों? क्योंकि सेल्स में वो सेल वैल्यू पे शो हो रहा है. अब वो सेल तो हुआ नहीं, अब वो क्या कहाँ दिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक में. क्यों? क्योंकि सेल नहीं हुआ मतलब वो हमारा स्टॉक है. ऐड करेंगे एट कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट में ऐड करेंगे, मतलब यहाँ रिड्यूस किया सेलिंग प्राइस में और ऐड किया कॉस्ट में. इन द सेम वे बैलेंस शीट में जब डेटर्स में दिखाएंगे तो रिड्यूस एट सेलिंग प्राइस. क्यों रिड्यूस करेंगे? क्योंकि हमने सेल किया था तो माने थे हमारे डेटर्स बढ़ गए हैं. नाउ हम सेल से माइनस करें तो डेटर से भी माइनस करना पड़ेगा. और इन द सेम मैनर बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके दिखाएंगे एट कॉस्ट. तो हिसाब बराबर 2 बार सेलिंग प्राइस से माइनस हुआ एंड 2 बार कॉस्ट पे प्लस हुआ. तो 4 इम्पैक्ट हो गए. मतलब इवन नंबर पे ही इम्पैक्ट होंगे, ऑड नंबर पे अमाउंट का इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें डबल एंट्री इम्पैक्ट शो करना है. तो ये हो गए सारे एडजस्टमेंट्स. और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड से भी ये सब एडजस्टमेंट्स काम आते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का क्या ट्रीटमेंट करना है एंड क्या सब डिफरेंसेस हैं कैपिटल में, रेवेन्यू में. कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में जाते हैं, रेवेन्यू आइटम P&L में या इनकम एक्सपेंडिचर में जाते हैं. तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स एंड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए हैं. इवन आफ्टर दैट आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क टू मी एंड कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.